जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज़ का तीसरा टीचर में हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर जो पहला वाला जो पेज है, जिस पेज में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, उसी प्रीएम्बल के ऊपर आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं उसका जो छोटा सा डेफिनेशन वो हम देख लेते हैं। इसके सबसे पहले वाले पॉलिटिक्स सीरीज़ का जो सबसे पहला वाला वीडियो था, उसी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में बेसिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से ही। तो उसका जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली ए सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन व्हिच गवर्नमेंट फंक्शन। किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ये जो सारे रूल्स, प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन को मान के उस देश को चलाता है, उस देश को रूल करता है, तो उसी को हम उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया के अंदर दो तरीके का होता है। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन और अनरिटन के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, वो हम पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उस लेक्चर को आप एक बार फिर से देख लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के दुनिया के अंदर जितना भी देश है, उनमें से 190 देशों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी 70% देश के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल होता है। हर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल होता है। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली पेज में ये प्रीएम्बल लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। मतलब सबसे पहले जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उनमें से सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंक्लूड किया गया था। अब हम आएंगे, अब हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि देख लिया क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। दो टाइप में से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी टाइप का है? यानी रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म में मतलब एक किताब के फॉर्म में है। जो ही कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के फॉर्म में मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अब हम आएंगे प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल क्या होता है? देखिए, प्रीएम्बल मान लीजिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब जिन सारे चीज़ों के ऊपर बेस करके ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो उसी सारे चीज़ का एक समराइज्ड वर्जन है प्रीएम्बल। मान लीजिए एक राइटर एक किताब लिखता है, तो उस किताब के अंदर उस राइटर ने किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, उनका सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये सारे चीज़ वो अपने किताब के अंदर लिखता है। तो उसी का एक समराइज वर्जन वो क्या करता है, अपने किताब के पहले 2-3 पेज में एक समराइज वर्जन लिख देता है। तो वो पढ़ के इंसान को समझ में आ जाएगा कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो प्रीएम्बल है, इस प्रीएम्बल के अंदर भारत के संविधान का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स, यानी जो चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करके, जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फॉर्मेट है, जो बेसिक भावनाएं हैं, उन सारे चीज़ों को एक समराइज फॉर्म में प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया है। यानी एक आसान भाषा में अगर हम बोलना चाहे, एक लाइन में बोलना चाहे, हमारे भारत के जो संविधान है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, उन सारे मेन इंग्रेडिएंट्स को समराइज्ड तरीके से एक पेज में एक प्रीएम्बल के आकार में लिखा गया है। तो वो मेन इंग्रेडिएंट्स भारत के संविधान का क्या क्या है? एक हो गया सॉवरेन, यानी सॉवरेनिटी, फिर इक्वालिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के पीछे जो भावनाएं हैं, उसी को बेस करके हमारे भारत के संविधान को लिखा गया है। तो अब हम धीरे धीरे करके ये जो प्रीएम्बल के अंदर ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है भारत के संविधान का, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हर एक वर्ड का जो मीनिंग है, ये जो हर एक वर्ड का जो मीनिंग है, सॉवरेन, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो सारे वर्ड है, इन सारे को
सारे वर्ड की मीनिंग को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके ये सारे वर्ड शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे प्रीएम्बल में लिखा क्या है। देखिए हमारे प्रीएम्बल में जो पहला पेज में जो लिखा है वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट एमोंग देम ऑल। फिर उसके बाद फैटर्निटी के बारे में लिखा हुआ है, फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर लास्ट स्टैंजा में क्या लिखा है? एक डेट लिखा हुआ है जिस डेट में ये हमारे जो संविधान है इनैक्ट हुआ था, यानी एक्टिव हुआ था। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। 1949 में क्या हुआ था? 26 नवंबर को हमारे संविधान तैयार हो गया था पूरा। तो अब ये जो हमारे जो पूरा का पूरा प्रीएम्बल है, इनको हम 4 स्टैंजा में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी 4 स्टैंजा में हम 4 इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला 2 लाइन अगर हम ले इसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट। इस लाइन से कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो अथॉरिटी है उसको डिराइव करता है। कहाँ से डिराइव करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है? वो भारत के लोगों से आ रहा है। पहला चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहले स्टैंजा में पहले 2 लाइन में क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है हमारे भारत की संविधान का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है? वो डिराइव्ड हो रहा है भारत की पब्लिक से, भारत के लोगों से, द पीपल ऑफ इंडिया से। फिर क्या? फिर उसके बाद एक स्टेट, जो भारत एक स्टेट बना, उसी भारत स्टेट का नेचर क्या है वो कहाँ से हमको मालूम पड़ेगा? वो हमें मालूम पड़ेगा जो पहले स्टैंजा का जो लास्ट 2 लाइन है वहाँ से कैसे? इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। यानी भारत कैसा स्टेट है? भारत एक सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट है भारत। तो इससे क्या हमें मालूम पड़ता है कि नेचर भारत का, ये स्टेट का नेचर क्या है, वो इस 2 लाइन में लिखा हुआ है। फिर क्या है? फिर जो अगले वाले जो स्टैंजा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है ये जो हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो क्या समझाना चाहता है, क्या करना चाहता है। देखिए उसमें क्या लिखा है? उसमें जस्टिस देना चाहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भारत के हर एक इंसान को जस्टिस देना चाहता है, सोशल जस्टिस देना चाहता है, इकोनॉमिकल जस्टिस देना चाहता है, पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहता है। फिर आता है लिबर्टी। भारत के संविधान हर एक इंसान जो भारत के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर रहता है, उसको अपने सोच को किसी भी चीज़ को सोचने की आज़ादी है, उसको लिबर्टी है। फिर उसकी एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, और उनकी बिलीफ, फेथ और वर्शिप, वो किसी भी पद्धति में वर्शिप, पूजा पाठ करना चाहे तो उसका पूरा फुल लिबर्टी उनको है। फिर क्या है? इक्वालिटी भारत के अंदर जो भी इंसान, गरीब हो, निचली जाति से है, ऊंची जाति से है, गरीब है, रिच है, धनी है, कोई भी स्टेटस हो उसका, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई रोगा हो, कोई पतला हो, कोई मोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कोई पॉलिटिशियन का बेटा हो, कोई पॉलिटिशियन खुद हो, या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, और कोई आम सी दुकान में काम करने वाला हो, हर एक इंसान इक्वल होगा। उनको इक्वल तरीके से मौके दिए जाएंगे, इक्वल तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कामयाब होने का। फैटर्निटी मतलब भाईचारा। ये हमारे देश में भाईचारा मतलब एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना, इसको प्रमोट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मिल बांट के रहेंगे, तब ना हमारे देश के जो यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगा।
ये सारे जो चीज़ है ये इस स्टेंजे में जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब यही चीज़ वो अचीव करना चाहता है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के लोग, यानी भारत एज ए स्टेट। तो यही चीज़ इस प्रीएम्बल के जो ये जो हिस्सा है इसमें हम लोग समझ में आता है कि इस हिस्से में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद एकदम लास्ट में एक डेट लिखा हुआ है, डेट मतलब जिसमें डेट ऑफ एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडाप्टेशन डेट है वो लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को। ये है हमारे प्रीएम्बल। तो ये समझ में आ गया प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, मतलब हर एक लाइन का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इनर मीनिंग है वो क्या है, उसमें क्या समझाना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे समझ में आ गया अभी। अब हम धीरे धीरे करके एक एक वर्ड को, ये जो सारे जो वर्ड है इनको डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉवरेन यानी सॉवरेनिटी। सॉवरेन ये जो वर्ड है इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, आसान मीनिंग है सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी यानी हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पावर। तो ये जो सॉवरेनिटी है ये दो तरीके का होता है, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स एक स्टेट का एक फिक्स टेरिटरी होता है, जैसे कि भारत का ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी, इधर गुजरात से उधर अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूरा एरिया है लक्षद्वीप और ये जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सारे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, भारत के जो इंडियन स्टेट के टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अथॉरिटी पाता है। वही हो गया इंटरनल अथॉरिटी, मतलब ऑल इंडिविजुअल एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स बाउंड्री। भारत स्टेट की बाउंड्री के अंदर जितना भी लोग रहते हैं और जितना उनके एसोसिएशंस है, उन सारे के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी किसका है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी इंटरनल सॉवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरनल सॉवरेनिटी मिल गया। अब देखते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मतलब भारत स्टेट के पास जितना भी टेरिटरी है उनके ऊपर उनका जो भी ओन अफेयर्स होंगे वो अफेयर्स का पूरा कंट्रोल संविधान के पास, यानी भारत के संविधान थ्रू भारत की पार्लियामेंट यानी भारत की गवर्नमेंट के पास होगा। ये बाहर की किसी स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब ऐसा हाल ये होता है तब उसको एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बोलते हैं। भारत के पास इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों है, यानी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी वही चीज़ बोलता है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे स्टेट के पास एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी पूरा का पूरा है, यानी सुप्रीम अथॉरिटी एक डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, ये पूरा का पूरा जो डेफिनेट टेरिटरी है भारत स्टेट के पास, उस पूरा टेरिटरी के ऊपर इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों का दोनों सॉवरेनिटी भारत के पास है। अच्छा, भारत सॉवरेन स्टेट कब बना? 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, इनेक्ट हो गया था, लेकिन पूरे देश के ऊपर ये लागू हुआ था 1950 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश के ऊपर लागू हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डेट है 26 जनवरी 1950 से भारत एक सॉवरेन स्टेट बना, क्योंकि उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव हो गया था, पूरा देश के ऊपर लागू हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया। उसके बाद पूरे टेरिटरी के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी मिल गया भारत की सरकार को, और भारत एक अपने आप को सॉवरेन स्टेट बोलना चालू कर दिया। अब देखते हैं ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन भारत क्या है। हम डिपेंडेंसी नहीं है, किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डोमिनियन स्टेटस भी हम मानते नहीं है। मतलब डोमिनियन स्टेटस मतलब एक स्टेट पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट तो होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में उसका हेड कोई राजा रहता है, ब्रिटेन की, मतलब कोई और देश की राजा रहता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे तो पूरा का पूरा सॉवरेन स्टेट है, लेकिन उसका पार्लियामेंट, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फॉरेन अफेयर्स सब कुछ वो अपने खुद से कंट्रोल करता है। लेकिन बाय डॉक्यूमेंट उसका हेड कौन है? ब्रिटिश की जो किंग है वही ऑस्ट्रेलिया का किंग है। तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनियन स्टेटस होल्ड करता है, लेकिन भारत के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, लेकिन भारत अब फुल सॉवरेनिटी अचीव कर चुका है। इसलिए भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इनके ऊपर नो अथॉरिटी, किसी का कोई अथॉरिटी नहीं है। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं भारत का, वो भारत खुद स्टेट एज ए स्टेट उसको मैनेज करता है। और भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, फुल इंडिपेंडेंट स्टेट है।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है, एज ए सॉवरेन कंट्री कैन इंडिया एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज, क्या भारत सॉवरेन कंट्री होने के बावजूद भी दूसरे देश की टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है? इसका आंसर है यस। इसका परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन खुद दिया है और हमने किया भी है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब ये गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी ये सारे पुर्तगीज और फ्रेंच लोगों की अंडर में थे, लेकिन हम इनसे ये सब सारे चीज़ ले लिए और अपने इंडिया के अंदर जोड़ लिए। तो हम एक तरीके से जो गोवा, दमन दीव ये सब फॉरेन टेरिटरी था आज़ादी के बाद, वो हम एक एक करके अपने अंदर जोड़ लिए थे। तो यानी हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसका कुछ प्रोसीड्योर है, वो सारे चीज़ मान के ही कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है। अब हम क्या देखेंगे, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ग्लोबल लेवल पे इंडिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। यूएनओ जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशंस, तो ये सारे जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हम खुद पार्ट बनते हैं एज ए स्टेट इंडिया, तब जाके हम एक क्वेश्चन आता है कि हमारा सॉवरेनिटी क्या दिक्कत में नहीं आता है यहाँ पे। तो क्योंकि अगर हम सॉवरेन है तो हम क्यों इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं? देखिए, ग्लोबल लेवल पे अगर आपको कुछ करना है, आपको हर एक ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट बनना पड़ेगा। अगर ग्लोबल लेवल पे आपको पॉलिटिकल जो आपका डिज़ायर है, जो एम है, उसको अगर आपको अचीव करनी है तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे कभी भी जब हम ग्लोबल लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे कभी भी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी हार्म नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी इच्छा से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जोर जबरदस्ती जोड़ा गया। अगर हम चाहे तो उस ऑर्गेनाइजेशन से हम निकल भी सकते हैं अपनी मर्जी से, हम चाहे तो जोड़ सकते हैं खुद को, नहीं तो निकल सकते हैं। तो जब आपके पास अपने से खुद को जोड़ना और निकालने की पावर हो, तब आपके सॉवरेनिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो हम जब कॉमनवेल्थ नेशन के साथ जोड़े हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ जोड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की इंडिया स्टेट की, भारत स्टेट की सॉवरेनिटी खतरे में है। ये कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, इससे हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने मर्जी से जोड़ते हैं। इट्स आवर चॉइस, इट्स इंडियाज़ चॉइस। इंडिया चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है, जैसे कि हम सार्क को छोड़ चुके हैं, मतलब उतना एक्टिव है नहीं। तो ऐसे अब हम सॉवरेनिटी के बाद जो वर्ड को हम डिकोड करेंगे वो है डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक। ये वर्ड को अगर हम देखें, इसमें दो वर्ड मिलके ये वर्ड बनता है, एक हो गया डेमोस, एक हो गया क्रेटिया। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, यानी पब्लिक, यानी साधारण जो जनगण है वो, और क्रेटिया मतलब रूल, यानी पीपल्स रूल्स। पूरा जोड़ लिया तो हमको ये मतलब समझ में आ गया, पीपल्स रूल्स यानी लोगों की शासन। जहाँ पे लोगों की शासन चलता है, गणतंत्र चलता है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके का होता है। देखिए, एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है? स्विट्जरलैंड। फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे इंडिया प्यारे भारत। तो अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? अगर हम स्विट्जरलैंड में जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेता हो गवर्नमेंट की, मान लीजिए स्विट्जरलैंड में, जैसे कि भारत ने 370 हटाया, तो स्विट्जरलैंड को मान लीजिए, स्विट्जरलैंड में भी एक ऐसा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन में स्विट्जरलैंड की, जहाँ पे 370 का उसको हटानी है। तो वो क्या करेगा? वो पब्लिक नोटिस डालेगा, वो पब्लिक के बीच में वोट कराएगा कि 370 हमें हटानी है कि नहीं। वहाँ पे हर एक चीज़, हर एक डिसीजन लेने के पहले उसको डायरेक्ट पब्लिक वोट करता है। मतलब वहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो डायरेक्टली डिसीजन लेके 370 का नहीं हटाएगा। वो क्या करेगा? वो 370 को हटाना है कि नहीं, वो पब्लिक से राय पूछेगा। अगर ज़्यादातर पब्लिक उसको हाँ बोल दे तो हटेगा, वरना नहीं हटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिक डायरेक्टली फैसला लेता है हर एक चीज़ के ऊपर। लेकिन भारत में क्या है? भारत में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे क्या होता है, भारत के लोग अपने वोट से, अपने इलेक्शन में अपने वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। क्या चुनता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। वो लोग डिसीजन लेता है पार्लियामेंट में बैठ के कि 370 को हटाना है कि नहीं। अगर वो लोग चाहते हैं कि वोट दे के उसको हटानी है, तो पार्लियामेंट में अंदर सारे MP MLA वोट करके उसको हटाएंगे। सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर MLA नहीं होता, MP लोग होते हैं। तो MP वोट करके उस बिल को, उस आर्टिकल को हटाएंगे।
अगर नहीं हटानी है तो वो लोग डिसीजन लेंगे। इसमें पब्लिक का डायरेक्ट वोट नहीं होता है, पब्लिक का वोट बस उनका रिप्रेजेंटेटिव चुनने के टाइम होता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो भारत के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ज़्यादातर देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से चलता है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतना आसान है नहीं। इसमें आप कभी कभार सही डिसीजन अगर सब कुछ पब्लिक के हाथ में छोड़ दोगे तो गलत होने का चांसेस भी है, क्योंकि हर एक पब्लिक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी सोच एक तरीके का नहीं होता है। बहुत लोग देश के बारे में नहीं सोचते, वो गलत तरीके से सोचते, बहुत लोग देश के बारे में सोचते। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए भारत के लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एकदम परफेक्टली एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक का एक और वर्जन, उसमें एक और चीज़ होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक का शासन तो होगा ही, लेकिन हर एक स्टेट का मतलब जो डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा, जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, उसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। देखिए, जहाँ पे बहुत सारे देश है जहाँ पे मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जो हेड होता है स्टेट का, जैसे कि मान लीजिए हमारे यूरोप में यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे जो हेड है वो मोनार्कियल है, यानी यूके के अंदर वो राजा, वो हर उसका हेरिडेट है, उसके बाद उसका जो बेटा होगा वो किंग बनेगा, वो स्टेट का मतलब वो यूके का जो हेड ऑफ द स्टेट वही बनेगा। लेकिन यूके के अंदर पार्लियामेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, पब्लिक वोट भी देता है और पार्लियामेंट अपना काम करता है। तो ये हो गया मोनार्कियल डेमोक्रेसी। और एक चीज़ होता है जहाँ पे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी बोलते हैं जिसको, ये जो रिपब्लिक वर्ड जो कि 3 नंबर वर्ड है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये वर्ड को हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे डेमोक्रेसी के साथ। देखिए, रिपब्लिक जो वर्ड है, रिपब्लिकन हमारे भारत क्या है, वो डेमोक्रेसी थे, वो कौन सा डेमोक्रेसी है, वो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। यानी हमारे भारत का नाम क्या है एक्चुअली, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी प्रजातांत्रिक देश। यानी भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब भारत के अंदर भारत के लोग डायरेक्टली चुनते हैं किसको, वोट देके एमएलए और एमपीज को, और यही एमपीज और एमएलए अपने वोट देके किसको चुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यानी अगर नीचे से देखें तो एक्चुअली भारत के लोग ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा, उसको कौन चुनेगा, उसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से एमएलए और एमपी के रूप में चुनता है, और वही एमएलए और एमपी इनडायरेक्ट इलेक्शन से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। तो इसीलिए भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाती है। यानी भारत एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। इसी स्लाइड में हम 2 चीज़ समझ लिए, एक तो डेमोक्रेसी को समझ लिए, डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग समझ लिए, और रिपब्लिक यानी प्रजातांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक स्टेट हम उसी को बोलेंगे, रिपब्लिकन स्टेट हम उसी को बोलेंगे जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्शन से चुना गया हो। तो देखिए, यूके में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। भारत में भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम उसके बाद वाले वर्ड में जाएंगे। उसके बाद वाले जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, देखिए आज के ज़माने में मॉडर्न सोसाइटी में हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम चलता है उसका 2 डिवीजन होता है। एक हो गया कैपिटलिस्ट, 2 हो गया सोशलिस्ट। पहले हम थोड़ा सा कैपिटलिस्ट ये सोच के बारे में जान लेते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब क्या है, जो इकोनॉमी है वो, जो भी इंडस्ट्री और ट्रेड है वो कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर। जैसे कि भारत के अंदर भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि अंबानी, अदानी, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारे लोग अपने तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो ये हो गया एक कैपिटलिस्ट सोच, जहाँ पे जिनके पास बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो रिस्क लिया है, वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का दाम, जो भी कैसे कितना प्रोड्यूस होगा, कितना उसका दाम होगा, वो सारे चीज़ वो खुद डिसाइड करता है। ये हो गया कैपिटलिस्ट सोच। यहाँ पे कंपनी अपने बीच में हमारा कंपटीशन भी करता है, और मार्केट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करके इकोनॉमी चलता है। मार्केट ड्रिवन, जिसको हम मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट का डिमांड जो है उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगा, उसी हिसाब से कैपिटलिस्ट अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उसी हिसाब से हर सामान का जो दाम है वो फिक्स होगा। ये हो गया कैपिटलिस्ट सोच। अब हम आएंगे सोशलिस्ट सोच में, क्योंकि सोशलिस्ट को अगर समझना है तो थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट को भी जानना पड़ेगा। तो अब आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब एक देश के स्टेट के अंदर जो भी है हर चीज़ कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगा। गवर्नमेंट टेकन एवरीथिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट्स,
प्राइस, ये सारी चीज़, मतलब कैसे इंडस्ट्री अपना सामान को प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका टारगेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ये सारे चीज़ एक गवर्नमेंट ठीक करेगा। और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा, सरप्लस प्रॉफिट जो होगा, वो डिवाइडेड इनटू एवरीवन इन पब्लिक के अंदर इक्वल तरीके से बांट दिया जाएगा। अगर सोशलिस्ट तरीके से चले तो ऐसा तो बाजार से कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, कोई अपना काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कोई दूसरा काम भी करेगा तो उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा। मतलब 8 लोग काम कर रहा है लेकिन प्रॉफिट पूरे 100 लोगों को मिल रहा है, तो बाकी जो 88 लोग हैं वो बैठ के खा रहा है। तो ऐसे पूरा का पूरा सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा किसी देश के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। तो हमारे भारत में क्या चलता है, हमारे भारत में मिक्स चलता है, मतलब कुछ चीज़ गवर्नमेंट ओन करता है, कुछ और बहुत सारी चीज़ प्राइवेट कंपनी भी ओन करता है। जैसे कि हमारे देश में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों का मिक्स चलता है। भारत के अंदर गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट, अच्छा, तो भारत के अंदर क्या चलता है, भारत के अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक अच्छा सा ब्लेंड होके मिक्स होके भारत के अंदर चलता है। देखिए भारत के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट ओन करता है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट कंपनी ओन करता है, बहुत सारे प्लांट है जो गवर्नमेंट ओन करता है, जैसे कि वेल जो गवर्नमेंट की सब्सिडी से चलता है, बहुत सारे बैंक है जो गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे कि SBI, बहुत सारे बैंक अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक, ये सारे चीज़, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे जैसे कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है जो जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है जैसे कि रिलायंस, अदानी पावर, ये सारे प्राइवेट कंपनी अपने तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही भारत की इकोनॉमी मिक्स तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो भारत के पास क्या है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत के पास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, सोशलिस्ट का 2 वर्जन है, मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म। तो भारत के अंदर जो चलता है वो है गांधीयन सोशलिज्म को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि सेल्फ सफिशिएंट करना है भारत की गांव को, जितना भी ग्रामीण इलाका है भारत के अंदर उसको सेल्फ सफिशिएंट करना है, कि विलेजर्स शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। जो विलेजर्स है वो उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट करनी है। और इसी सोच के साथ उन्होंने पंचायत का जो सोच है वो डाल रखे थे। तो अब ऑल रिसोर्सेज ऑफ द विलेज शुड बी जॉइंटली ओन्ड एंड एवरीवन शुड प्रोवाइड लेबर एंड एज पर कैपेसिटी। तो उनकी एक सोच था, गांधीयन सोशलिज्म का एक सोच था कि हर भारत के अंदर जो भी गांव है उनके अंदर जितना भी लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से मेहनत करेंगे और जो रिसोर्सेज है उसको मिल बांट के यूज़ करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा मिल बांट के उसको कंज्यूम करेंगे। तो जो भी है, तो ये जो 2 वर्ड है सोशलिस्ट और इसके बाद एक और भी वर्ड है सेकुलर, ये 2 वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था भारत को उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट करके ये सोशलिज्म वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था। और एक इसके बाद वाले जो वर्ड जिसको लेके हम डिस्कस करेंगे वो है सेकुलर, वो वर्ड को भी 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें डाला गया था। अब हम क्या देखते हैं, सोशलिस्ट एज पर द सुप्रीम सेज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारी जो सिस्टम है उसके हिसाब से इंडियन सोशलिज्म इज ए मिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म। तो भारत के अंदर जो सोशलिज्म है उसमें गांधीयन सोशलिज्म भी है और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी है, और ज़्यादातर हेवीली ऑन गांधीयन सोशलिज्म। जो थोड़ी देर पहले हमने बोला कि गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि गांधी जी हमारे अपने हैं, तो उनके बातों में हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर क्या, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन सोशलिज्म, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। इसका एम क्या है, ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो सोच है इसका एम मेनली एम है टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी समाज के अंदर जो पॉवर्टी है, जो इग्नोरेंस है, बहुत लोग जो नीची जाति लोग हैं उनके प्रति जो इग्नोरेंस है, फिर जो डिजीजेज होता है, इन सारे को, और इनइक्वालिटी, जात पात के नाम पे, गरीब धनी इनके नाम पे जो भी भेदभाव होता है, जो इनइक्वालिटी है, उन सबको ख़त्म करना, इसी
के सोच के साथ ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो सोच है वो बना, वो मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म को मिल के बना ये सोच भारत के अंदर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर अब देश सिर्फ सोशलिस्ट बनेगा तो भी ख़त्म हो जाएगा, तो भी दिक्कत हो जाएगा। अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट बनेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हर एक देश के मतलब कोई भी देश अपने तरक्की करना चाहे तो उसके अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इन दोनों का एक बैलेंस मिक्सचर होना चाहिए, बैलेंस ब्लेंडेड मिक्सचर होना चाहिए, जो भारत के अंदर है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस ब्लेंड करके दिया गया है कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को अच्छी तरीके से मेंटेन करने का जो भी प्रोविजंस है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और वही चीज़ प्रीएम्बल के अंदर से हमें देखने को मिलता है। अब हम आएंगे इस बात वाले जो इसके बाद का जो वर्ड जिसको हम डिकोड करेंगे वो है सेकुलर। अच्छा, दुनिया के अंदर जो भी स्टेट्स है यानी जो भी देश है वो 3 तरीके का होता है रिलीजियस के मामले में। एक हो गया एथिस्ट, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी धर्म का, कोई धर्म का कॉन्सेप्ट उस देश के अंदर होता ही नहीं है। जैसे कि हम मान लीजिए नॉर्थ कोरिया, कुछ हद तक चाइना। फिर होता है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक मतलब वो अपने देश के अंदर एक स्टेट रिलीजन को अनाउंस करके लिख देता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जैसे कि पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान बौद्ध स्टेट को मानता है, बौद्ध धर्म को। श्रीलंका भी हुई। तो ये सारे स्टेट अपने एक धर्म को उसका स्टेट का धर्म का दर्जा दे देता है। इसीलिए स्टेट हैज़ इट्स अनाउंस्ड रिलीजन। स्टेट का एक अनाउंस्ड रिलीजन है, उसका जो मेन रिलीजन वो अनाउंस करके बैठा हुआ है, तो इसको हम थियोक्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेकुलर। सेकुलर मतलब जैसे कि उसका एग्जांपल इंडिया, नेपाल, यूएसए, इनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता है। एवरी रिलीजन को इक्वल तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट और उसको प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आप अपने धर्म को पालन अपने तरीके से अच्छी तरीके से कर पाते हो। तो इसीलिए भारत एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर मतलब जहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे हर एक धर्म को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट और प्रैक्टिस करने की आज़ादी दी जाती है, उसी को हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो भारत एक सेकुलर स्टेट है। अब दिमाग में ये एक सोच आता है कि अगर ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ये बना उस टाइम ये सेकुलर और सोशलिस्ट ये 2 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो 42 अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा जहाँ पे ये 2 वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के अंदर डालना पड़ा? क्यों किया हमने? तो इसका 2 ही मेन रीज़न है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 जो सोच है, इसको अप्लाई करने के लिए जो प्रोविज़न चाहिए था वो पहले से था। क्योंकि पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डीपीएसपी है वहाँ पे स्टेट पॉलिसी कैसे होगा, गांव के ऊपर कैसे होगा, उसमें सोशलिस्ट नेचर अच्छी तरीके से अप्लाई किया गया है। इसीलिए उसी चीज़ को हम प्रीएम्बल के अंदर देखिए, प्रीएम्बल वही है जो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसी का शॉर्ट वर्जन क्या है प्रीएम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर इलाबोरेट तरीके से सोशलिस्ट सोच को लिखा गया है तो इसीलिए उसको बाहर प्रीएम्बल के अंदर एक वर्ड में लिखा गया। फिर इसी के साथ सेकुलर को भी लिखा गया, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोवाइड सेकुलर नेचर एंड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देश को एक सेकुलर नेचर प्रदान करता है, जहाँ पे हम हर एक इंसान अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से अपने रिलीजन जो वैल्यू है, रिलीजियस जो वैल्यू है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए इस स्टेट को सेकुलर बोला जाता है। मतलब इसीलिए सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज प्रीएम्बल में डाला गया 42 अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम उसके बाद वाले जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है, उसको लिखने का जो ऑब्जेक्ट है, जो सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, अपने लोगों से, अपने स्टेट से करवाना चाहता है, वो क्या है, उसी को लेके आज अभी डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। देखिए, जस्टिस एक इंसान को, जस्टिस कितने टाइप का होता है? जस्टिस 3 तरीके का हो सकता है। एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या है? हर एक इंसान जो एक तरीके का ट्रीटमेंट मिले, एक तरीके का मौका मिले, सबको बैलेंस किया जाए। जैसे कि जो निचले तबके के लोग हैं, हम जो ऊपरी तबके का लोग हैं, उनके लेवल पे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। जो लोग नीचे हैं, जो पढ़ाई से बहुत दूर है, जो
मॉडर्न सोशल सिस्टम से बहुत दूर है, उनको एक लेवल पे लाने के लिए एक छूट दिया गया है, तो उसी को रिजर्वेशन बोलते हैं, उसको रिजर्वेशन दिया गया है। इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस, कि सोशली हर कोई इंसान एक लेवल पे रहे, वो किसी को, कोई भी इंसान किसी से खुद को छोटा ना महसूस करे ना बड़ा महसूस करे। हर कोई इंसान भारत स्टेट के अंदर, अपने भारत की समाज के अंदर, भारत के टेरिटरी के अंदर, उसकी सोसाइटी के अंदर इक्वल महसूस करे, इसीलिए इसको बोलता है सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। कोई भी इंसान के, इन दो इंसान को इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर बेस करके उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसको, ये जो सोच है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। यानी उसका जो इकोनॉमिक, एक इंसान गरीब है, एक इंसान बहुत ज़्यादा धनी है, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है, तो ऐसा ना हो कि सारे जो अपॉर्चुनिटी है, सारे जो सुख सुविधा है वो जो रिच इंसान है वही लेके चला जाए, गरीब को कुछ मौका ना मिले, ना एग्ज़ाम का मौका मिले, ना पढ़ने का मौका मिले, ना स्कूल मिले, ना कॉलेज मिले, ऐसा ना होना चाहिए। हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस कुछ भी हो। फिर आता है पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या है? हर एक इंसान भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए हर एक इंसान को। जैसे कि ऐसा नहीं होना कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बने, हो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एकदम लोअर लेवल से, ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर एक करके फिर जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि उनको इक्वल मौका मिला। ऐसा नहीं जो उसके टाइम उसके साथ जो पॉलिटिशियन, जो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम किया, या तो प्राइम मिनिस्टर था, उसका बेटा ही बने हमारे देश में और कोई ना बन पाए। ऐसे ही तो हमारे बहुत सारे स्टेट में ये होता है कि पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिशियन ही उनके घर वाले जो है वही एक एक करके बाई हेरिडेटरी चीफ मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर के सीट में बैठते हैं। ये हिस्ट्री है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ये मौका दे के रखा है कि कोई भी बंदा अगर उसके अंदर टैलेंट है वो लड़के अपना राइट हासिल करके पॉलिटिक्स में अपना इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे के रखा है, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। अब जब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को हम मेंटेन कर पाते हैं तो अब उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी हम जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस ये कहाँ पे इंश्योर होता है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में और डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में लिखा हुआ है, ये दो अगर हम सही से देखेंगे, जब हम बाद में पढ़ेंगे ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे उसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो जो प्रोविजन, जो जो सिस्टम होना चाहिए वो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब जस्टिस के बाद हम लिबर्टी पे आते हैं। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। हमारे देश के अंदर लिबर्टी सबको दिया गया है किस चीज़ के ऊपर? उसके थॉट के ऊपर, उसके बिलीफ, फेथ और वर्शिप के ऊपर। यानी द एब्सेंस ऑफ, इसका लिबर्टी का मीनिंग क्या है? द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। यानी एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो सोच है वो किसी भी एक्टिविटी के साथ जुड़ सकता है। वो पॉलिटिशियन बन सकता है, वो दुकान खोल सकता है, वो शॉपिंग मॉल बना सकता है, रियल एस्टेट में काम कर सकता है, वो हिंदू के पूजा भी कर सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो उनका जो भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और उसका जो सेम टाइम में उसका जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलना चाहिए, इस सारे के ऊपर कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, कोई उसको पीछे नहीं खींचेगा, उसका कोई जो स्वतंत्रता है उसको कोई नहीं रोकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए मैं बैंक लूट करना चाहता हूँ, मैं किसी को मारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो सोच नहीं है। मतलब अगर अच्छे काम के लिए, उसका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यानी उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसको सोच के साथ, तो ऐसा जब उसका सोच है उस टाइम उसको कोई नहीं रोकेगा। यानी लिबर्टी मतलब लिबर्टी किस चीज़ के ऊपर? थॉट्स के ऊपर। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अच्छा टीचर बनूँ, तो कोई मुझे नहीं रोकेगा कि तुम डॉक्टर बन के बनो, तुम डॉक्टर बन के रहो, तुम टीचर मत बनो। ये रोक टोक मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं चाहूँ तो डॉक्टर भी बन सकता हूँ, अच्छे डॉक्टर बन सकता हूँ, पूरा दिन डॉक्टर ही कर सकता हूँ, या तो एक टाइम में डॉक्टर ही कर सकता हूँ, उसके बाद वाले टाइम में मैं टीचर भी बन के स्टूडेंट को पढ़ा भी सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है
आपकी थॉट आपकी एक्सप्रेशन, इस अगर आपकी थॉट आपकी एक्सप्रेशन अच्छा हो, मतलब सोसाइटी के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ठीक हो, तो उसको कोई नहीं रोकेगा, आपकी सोच को, आपकी एक्सप्रेशंस को। और आपकी धर्म का जो बिलीफ है, जो फेथ है, जो वर्शिप करने का जो प्रोसीड्योर है, इसको भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। आप चाहो तो मूर्ति पूजा भी कर सकते हो, दुर्गा माता की पूजा कर सकते हो, आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, विष्णु जी का पूजा कर सकते हो, या तो आप मस्जिद में जाके प्रेयर भी कर सकते हो, या तो आप चर्च में जाके भी प्रेयर कर सकते हो। जो आपकी सोच है आप उसी हिसाब से कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। ये इसको बोलते हैं लिबर्टी। फिर आते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब वो तो हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए थे उनके साथ ही वो। तो इक्वालिटी मतलब समानता। समानता मतलब स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका कोई नहीं होगा, मतलब किसी सोसाइटी का किसी भी इंसान को, किसी भी सेक्शन को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। फिर क्या, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर एक इंसान को, कोई भी, उसका कास्ट क्या हो, उसके पास पैसा हो ना हो, वो लंबा हो नाटा हो, वो पतला हो मोटा हो, कुछ भी हो, वो गोरा हो काला हो, कोई दिखाए, वो ऊपर नॉर्थ में रहे, साउथ इंडिया में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, कोई चीज़ देखा नहीं जाएगा। हर एक इंसान को इक्वल एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने का, हर एक फील्ड में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर आते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर फैटर्निटी, फिर उसके वाले जो वर्ड आते हैं वो है फैटर्निटी। तो अब फैटर्निटी का मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के साथ, अगर हम भाईचारा के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, तभी हमारे देश का जो डिग्निटी है और खुद का जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रहेगा, और देश का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है एज ए नेशन, हम एक दूसरे नेशन, देखिए नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। नेशन जो है वो अंदर से बनता है। जब एक जाति के लोग एक देश के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सारे लोग एक दूसरे के साथ मेंटली जोड़ के रखेंगे, खुद को मेंटली जुड़ के रहेंगे, तो तब जाके नेशन फॉर्म होता है। तो हमारे अगर इंडियन स्टेट को इंडियन नेशन बनानी है, एकदम स्ट्रॉन्ग नेशन बनानी है, तो हमें एक दूसरे के साथ बाय यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ जोड़े हुए रहना चाहिए। इसीलिए ये जो फैटर्निटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाईचारा, वो इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए भी और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी। इसके लिए इसी को कन्फर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप दिया। भारत के अंदर आप किसी भी स्टेट में रहो, आप यूपी में रहो, राजस्थान में रहो, तमिलनाडु में रहो, वेस्ट बंगाल पे रहो, नागालैंड में रहो, आपका स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं मिलता है। आपको एक ही सिटीजनशिप मिलता है पासपोर्ट में, वो है इंडियन सिटीजन। आप सिंगल सिटीजनशिप, ओके, आप इंडियन हो, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में ये सोच कभी ना है मैं बंगाली हूँ, बंगाल से हूँ, मैं यूपी से हूँ, कि मैं हरियाणा से हूँ, ये सोच नहीं चाहिए। हमें सोच चाहिए कि हम सब लोग इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडियन है, एक है। तो इसको प्रमोट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस फैटर्निटी वर्ड को डाला प्रीएम्बल के सामने। अब हम देखते हैं लास्ट वाले एकदम, इस लेक्चर के एकदम लास्ट पोर्शन में हम क्या देखेंगे। तो सारे वर्ड को हम डिकोड कर चुके हैं, उसका मीनिंग भी समझ लिए। अब हम देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम इंटीग्रेट पार्ट मानते हैं कि जस्ट ऊपर जो कंटेंट रहता है उसी के हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, 3 मामला 3 कोर्ट केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। पहला कोर्ट केस क्या था? 1960 में वेडुवारी यूनियन केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो बस कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा प्रतिच्छवि है जो सामने डाला गया है एकदम फ्रंट वाले पेज में। उस टाइम बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1973 आते आते केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद 1995 में भी LIC ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। उसमें भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक अभिन्न हिस्सा है। तो इसको देखते हुए अब जो प्रीएम्बल है, ये जो क्वेश्चन है, इज प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इसका आंसर है यस। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक अभिन्न हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, तो जाके आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।